इस वीडियो में हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में शासक और उपलब्धियां, मुद्रा, कृषि, कर और उद्योग आदि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? आपको बताना है। ऑप्शन है 319 से 500 ईस्वी, 319 से 324 ईस्वी, 325 से 375 ईस्वी या फिर 566 से 597 ईस्वी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 319 से 500 ईस्वी। दोस्तों, गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त के द्वारा की गई, लेकिन गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसके राज्यारोहण की तिथि 319 ईस्वी थी। इसलिए इसका निकटतम उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है। तो आप जानते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। वे एक सामंत राजा थे। उन्हीं के नाम से आगे इस वंश को गुप्त वंश कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी। दोस्तों, गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के जारी किए। उनकी अन्य उपाधियों में विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत थीं। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने कहा है। तो याद रखिएगा, इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना देता है? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त के बारे में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त के बारे में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जो है ये समुद्रगुप्त के बारे में सूचना देता है। अगला है कि प्रयाग प्रशस्त किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो उत्तर है प्रयाग प्रशस्त दोस्तों, जिसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। ये समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में सूचना देता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल का नाम या कौशल के शासक का नाम क्या था? आपको बताना है। ऑप्शन है शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र या फिर महिपाल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? ऑप्शन जो है सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, महेंद्र। दोस्तों, आप जान लीजिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, महेंद्र। तो कैसे? आप जान लीजिए, प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों और उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कौशल का राजा महेंद्र था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह? तो सही उत्तर है जहांगीर। दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस पर जहांगीर का एक लेख, रानी का अभिलेख और अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश उत्कीर्ण हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, राजेंद्र प्रथम, अमोघ वर्ष या गौतमी पुत्र सातकर्णी की।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए, इतिहासकार तेजराम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त में अश्वमेध यज्ञ किया समुद्रगुप्त ने, जिसके बाद उसने पृथिव्याम प्रतिरथ की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का प्रथम वीर। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? आपको बताना है। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज और देवश्री भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है, शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त को? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग। तो सही उत्तर है गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से अधिक विचलित हुआ था। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ और स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। हूणों के आक्रमण से गुप्त वंश अत्यधिक विचलित हुआ था। अगला प्रश्न है, वह गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया वो कौन थे? तो सही उत्तर है स्कंदगुप्त। दोस्तों स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो सही उत्तर है भीतरी स्तंभलेख, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभलेख मिला है। इसमें पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ऑप्शन है आपके ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कल्याण या कॉम्बे। तो सही उत्तर है ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ऑप्शन ए। दोस्तों गुप्त काल में ताम्रलिप्ति भारत का प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। अगला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है लीलावती। लीलावती के लेखक कौन थे? आपको बताना है। महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य या कालकाचार्य। तो सही उत्तर है भास्कराचार्य। दोस्तों आप जान लीजिए कि लीलावती की रचना भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की थी और ये गणित विषय का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के 9 ग्रंथों में निम्नलिखित में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? ऑप्शन है बररुच, शंकु, छपड़क या अमर सिंह। तो सही उत्तर है छपड़क। दोस्तों आप जान लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे और इसमें से सभी अपने क्षेत्र के महान विद्वान थे। तो याद कर लीजिए दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। 9 रत्नों में शामिल छपड़क जो है ये रत्न फलित ज्योतिष थे। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? समुद्रगुप्त, अशोक महान, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों याद रखिएगा, महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित थे। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? ये है आपका अगला प्रश्न, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दीनार। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? तो गुप्तकालीन रजत मुद्राएं जो हैं वो रूपक कहे जाते थे। याद कर लीजिए दोस्तों, गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे और स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? आपको बताना है। चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने या श्रीगुप्त ने। तो सही उत्तर है आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने। दोस्तों याद रखिएगा, गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सबसे पहले सिक्के जारी किए गए
और चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासकों श्रीगुप्त और घटोत्कच के द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। तो याद रखिएगा, रजत या चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रूप्यक या रूपक कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत, प्राकृत, तमिल या फिर सौरसेनी? तो सही उत्तर है प्राकृत। दोस्तों, गुप्त काल में जो संस्कृत नाटक रचे गए हैं उसमें स्त्री और शूद्र जनसाधारण की भाषा प्राकृत बोलते थे। तो याद रखिएगा, इसमें उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे, जबकि स्त्री और शूद्र तथा निम्न वर्ण के लोग प्राकृत भाषा बोलते थे। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो सही उत्तर है एरण से। याद रखिएगा दोस्तों, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है और ये अभिलेख 510 ईस्वी का है। याद रखिएगा, एरण से प्राप्त जो सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य है ये 510 ईस्वी का है और इसमें गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? आपको बताना है। ऑप्शन है गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट या सातवाहन। तो सही उत्तर है गुप्त काल। दोस्तों, आप जान लीजिए, गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले बहुत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ था। अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या प्रतिहार? आपको बताना है। तो सही उत्तर है गुप्त वंश ने। दोस्तों, याद रखिएगा कि गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो उत्तर है गुप्त वंश और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा है। इस काल को क्लासिक युग या क्लासिक एज या भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल, चोल या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, ऋग वैदिक काल को छोड़कर भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट निरंतर जारी थी। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ऋग वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की इतिहास में गिरावट हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग? तो सही उत्तर है उपज का छठा भाग, यानी 1/6 भाग भू राजस्व की दर थी। याद रखिएगा दोस्तों, गुप्त काल में जो लोग राज की भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का 1 भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः खष्टांश या 1/6 होता था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? ऑप्शन देखिए, बिना जोती गई भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि या जोती हुई भूमि। तो किस भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता था? तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिना जोती गई भूमि को अप्रहत कहा जाता था। दोस्तों, वह भूमि जिसे जोता न गया हो उसे अप्रहत या परती कहा जाता था। यह गुप्तकालीन भूमि व्यवस्था का एक टर्म है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को या दरबारी विद्वानों को? तो सही उत्तर है ब्राह्मणों को, ऑप्शन सी। दोस्तों, गुप्त काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? विदक, भागम, हिरण्य, उद्रंग या उपरनिका?
तो सही उत्तर है सिंचाई कर जो प्राचीन भारत में था इसको उदक भोग या जो है उदक भोग कहा जाता था या उदक भाग कहा गया है। तो याद रखिएगा उदक भोग या उदक भाग दोस्तों, ये आपका इसमें कोई भी उत्तर आपका सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि बिदक भागम दिया गया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भोग या उदक भाग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नकद कर था और गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग कहा गया है। तो यहाँ पर कोई भी उत्तर जो है आपका सटीक नहीं होगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये आपके लिए कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा गया है, तो उदक भाग या उदक भोग कहा गया है। अगला प्रश्न है कि तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चीनी तीर्थयात्री जिसने छठी शताब्दी में भारत का दर्शन या भारत की यात्रा की, तो वो कौन था। सही उत्तर है सुंग युन। सुंग युन, देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए चीनी यात्री सुंग युन 518 ईस्वी में भारत आया और उसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्र की थी। तो वर्ष याद रखिएगा 518 ईस्वी में सुंग युन भारत आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक या दर्शन प्रणाली क्या है। ऑप्शन है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा। तो सही उत्तर सांख्य दर्शन। दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि हैं। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो आप जानते हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है, जैन, चारवाक, बौद्ध या सांख्य, आपको बताना है। तो सही उत्तर है चारवाक। दोस्तों चारवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है और अन्य प्रमाणों का निषेध करता है। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है। ऑप्शन है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या भक्ति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर काम, ऑप्शन सी। देखिए चारवाक दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृत चारों पुरुषार्थों में से काम को परम पुरुषार्थ माना है। इसके अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। अगला प्रश्न है दोस्तों न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था। चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने। तो सही उत्तर है गौतम ने, ऑप्शन बी। दोस्तों आप याद रखिए न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मीमांसा के प्रणेता कौन है। तो याद रखिए पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं जबकि उत्तर मीमांसा के वादरायण हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर जैमिनी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे, न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से। तो सही उत्तर है कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। तो याद रखिएगा इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय या योग। तो सही उत्तर है मीमांसा, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। अगला प्रश्न है अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है चारवाक से, जैन से, बौद्ध से या फिर मीमांसा से। तो सही उत्तर है मीमांसा से। दोस्तों याद रखिएगा अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृष्ट शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक अतिलौकिक कड़ी है, वह इसे अपूर्व कहता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक भारतीय खट दर्शन का भाग नहीं है। ऑप्शन है मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक
सांख्य और योग। तो इसमें बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय खट दर्शन का भाग कौन सा नहीं है। तो सही उत्तर है लोकायत और कापालिक, ये भारतीय खट दर्शन के भाग नहीं हैं। दोस्तों मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग ये भारतीय खट दर्शन के भाग हैं, जबकि लोकायत और कापालिक भारतीय खट दर्शन के भाग नहीं हैं। अगला प्रश्न है लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है। जैन, बौद्ध, चारवाक या सांख्य। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों लोकायत दर्शन जो है ये चारवाक को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, महात्मा बुद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है शंकराचार्य। दोस्तों याद रखिएगा अद्वैत दर्शन के संस्थापक आदि शंकराचार्य हैं। आदि शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी यानी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र कहलाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है, आपको बताना है। शंकर, कपिल, रामानुज या पतंजलि को। तो सही उत्तर है शंकर को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा शंकर या आदि शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता और हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण दार्शनिक थे और बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को उन्होंने अपने दर्शन में शामिल किया, जिस कारण उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान, कर्म, भक्ति या योग। तो ऑप्शन कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, आपको बताना है। ज्ञान, कर्म, भक्ति या योग। तो सही उत्तर है ज्ञान के द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। ऑप्शन है शंकराचार्य, अभिनवगुप्त, रामानुज या माधवाचार्य। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। अभिनवगुप्त, ऑप्शन बी। दोस्तों शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य का द्वैतवाद का संबंध जो है वेदांत दर्शन से है। अभिनवगुप्त की मुख्य ख्याति तंत्र और अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है। ये दर्शन के क्षेत्र में तर्क शास्त्र से जुड़े थे। अगला प्रश्न है मौखरी राजवंशों की राजधानी क्या थी। थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर कन्नौज हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा जो मौखरी जो थे वो गुप्तों के सामंत थे। ये मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा और ग्रह वर्मा थे। अगला प्रश्न है दोस्तों हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो आप जानते हैं हर्षचरित बाणभट्ट की कृति है। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट द्वारा की गई और ये वर्धन वंश के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, आपको बताना है। तो उत्तर है कन्नौज, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी ताकि वह अपनी बहन राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। अगला प्रश्न है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था। तो ऑप्शन में से आपको बताना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था। तो सही उत्तर ऑप्शन ए कन्नौज और प्रयाग में। दोस्तों अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था।
अगला प्रश्न है कविवाड़ निवासी था किसका, कहाँ का? पाटलिपुत्र, थानेश्वर, भोजपुर या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे प्रीतिकूट नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राज देवी था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान है। ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन, याद रखिए ह्वेन से हर्षवर्धन, ऑप्शन बी। दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण घटना है हर्षवर्धन के समय की चीनी यात्री ह्वेनसांग का भारत आगमन, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी। 637 ईस्वी के समय ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे और लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। CU की नामक यात्रा विवरण किससे जुड़ा है? फाहियान, अलबरूनी, मेगस्थनीज या ह्वेनसांग। तो सही उत्तर ऑप्शन डी ह्वेनसांग हो जाएगा। दोस्तों CU की नामक यात्रा विवरण ये ह्वेनसांग के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्राचीन काल के चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इनतू, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, इनतू, YINTU और या थियान्तु, 2 नामों से किया है, याद रखिएगा। चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इनतू या थियान्तु के नाम से किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान, कुषाण, सीथियन या मुगल। तो सही उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? आपको बताना है। नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या भाजा। तो सही उत्तर है नालंदा। दोस्तों नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है। 5वीं सदी के दौरान कुमारगुप्त प्रथम के समय में नालंदा महाविहार अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है नालंदा कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो नालंदा भारत के बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? देखिए कन्नौज, उज्जैन, धार या देवगिरी। तो सही उत्तर है कन्नौज। दोस्तों गुप्तोत्तर काल में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर में, केरल में, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों केरल राज्य में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था। अगला प्रश्न है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा जोशीमठ, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी, ऑप्शन सी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा 4 धाम में शामिल नहीं है? पुरी, द्वारका, मानसरोवर या रामेश्वरम। तो सही उत्तर है मानसरोवर। याद रखिएगा दोस्तों मानसरोवर ये 4 धाम में शामिल नहीं है। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम आते हैं। मानसरोवर 4 धाम में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय सही है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन सही है। हरिशेण हर्ष सही नहीं है। दंडी नरसिंह वर्मन सही है। तो दोस्तों हरिशेण जो है प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता और समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक और सचिव था, जबकि हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। अन्य विकल्पों में जो हैं सभी विकल्प आपके सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त।
तो सही उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये माना जाता है कि मेहरौली यानी दिल्ली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। इसकी विशेषता ये है कि आज भी इसकी चमक धुंधली नहीं हुई है। इस पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, बाराहमिहिर थे एक महान कवि, दार्शनिक, खगोलविद या ज्योतिषी। तो सही उत्तर है बाराहमिहिर एक खगोलविद थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बाराहमिहिर एक खगोलविद जो कि 5वीं-6ठी शताब्दी ईस्वी में थे। वे खगोल शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण विद्वान थे। उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं बृहद संहिता और पंचसिद्धांतिका, ये खगोल शास्त्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध क्या थे? कवि, भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ या वैद्य? तो सही उत्तर है आर्यभट्ट गुप्त काल में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है और इन्होंने ही सबसे पहले दशमलव प्रणाली विश्व को प्रदान की। इनकी प्रमुख पुस्तकें सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम हैं। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने शांतिप्रिय और वैदेशिक संबंध स्थापित किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? तो सही उत्तर है कुमारगुप्त। दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम का लगभग 40 वर्ष का शासनकाल शांति और सुव्यवस्था का काल माना जाता है। उसने शांतिपूर्ण वैदेशिक संबंधों को स्थापित किया। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा ने किया था? तो फाहियान, वेनसांग, आईचिंग या दोशो? तो सही उत्तर है आईचिंग, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए आईचिंग या इत्सिंग। इत्सिंग ने 671 से 695 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की। उसने लगभग 56 संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। वेनसांग के बाद इत्सिंग ने भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे कहा है? वेनसांग, मेगस्थनीज, फाहियान या निकितन ने? तो सही उत्तर है वेनसांग, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए कि चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उक्त कथन कि तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे, यह वेनसांग का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न यात्रियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम हो जाएगा, सबसे पहले आप जान लीजिए कि मेगस्थनीज है, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग और टॉमस रो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर वेनसांग, इत्सिंग और टॉमस रो हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए वेनसांग ने 629 से 645 के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल में, इत्सिंग ने 671 से 695 के मध्य और टॉमस रो ने 1615 से 1619 के मध्य मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने शासन किया था किस दौरान? 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी या इनमें से किसी के भी नहीं? तो सही उत्तर है हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी के दौरान शासन किया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? फिरदौसी, बाणभट्ट, बाराहमिहिर या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है बाणभट्ट। दोस्तों हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना लिखी जो वर्धन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।